पिछले 10 सालों में ना एक शब्द बहुत सुनने में आया है, मोदीनॉमिक्स। पर आखिर ये है क्या चीज? चलिए आज इसी को समझते हैं एक डीप रिसर्च पेपर के आधार पर। देखते हैं इस आर्थिक सफर की पूरी कहानी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से। सोचकर देखिए, एक दशक पहले भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। फ्रैजाइल 5 कहते थे। और आज इसे ग्लोबल ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो ये हुआ कैसे? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना बहुत जरूरी होता है, और मोदीनॉमिक्स की कहानी शुरू होती है 2014 से। उस वक्त नई सरकार को विरासत में एक ऐसी इकोनॉमी मिली जो कह सकते हैं कि कई मुश्किलों से जूझ रही थी। तो वो मुश्किलें थी क्या? देखिए, रिसर्च पेपर के हिसाब से ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब ग्रोथ की रफ्तार रुक सी गई थी, महंगाई तो पूछिए मत, आसमान छू रही थी, और लोगों में एक फीलिंग आ गई थी पॉलिसी पैरालिसिस की। ऐसा लग रहा था कि देश का आर्थिक इंजन जैसे जाम हो गया हो, और इसी माहौल ने एक बड़े बदलाव के लिए स्टेज सेट कर दिया। और इसी संकट के जवाब में एक नई आर्थिक सोच ने जन्म लिया। इसी को नाम दिया गया मोदीनॉमिक्स। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। तो असल में ये है क्या? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसका मूल मंत्र था सबका साथ सबका विकास। मेन फोकस था ग्रोथ को रफ्तार देना, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना, और जो टैक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, उन्हें सिंपल बनाना। तो इस ब्लूप्रिंट के तहत जो पहला और शायद सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका आइडिया अपने आप में बहुत बड़ा था, एक देश एक टैक्स। मकसद ये था कि जो राज्यों और केंद्र के सैकड़ों टैक्स का जाल है, उसे हटाकर एक सिंपल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया जाए। और इसका असर सरकारी खजाने पर कैसा रहा, ये चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि जीएसटी आने के बाद से मंथली कलेक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया। जाहिर है सरकार की कमाई के लिए ये एक जबरदस्त बूस्ट था। लेकिन जैसा हर बड़े सुधार के साथ होता है, इसकी भी अपनी शुरुआती दिक्कतें थीं, और जीएसटी भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। पेपर सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है कि कई छोटे बड़े बिजनेस के लिए नियमों को मानना महंगा और मुश्किल हो गया। सिस्टम अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स था, और ऊपर से आईटी दिक्कतों ने भी बहुत परेशान किया। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े चैलेंज की, बैंकों के ऊपर बढ़ता डूबे हुए कर्ज का बोझ, जिसे हम बैड लोन्स कहते हैं। इससे निपटने के लिए जो हथियार लाया गया वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी आईबीसी। और आईबीसी की कामयाबी का ये हेडलाइन नंबर देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिकवरी। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और दिखाता है कि इस कोड का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं पर चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये जो हेयर कट का आंकड़ा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि औसतन उधार देने वालों को अपने 67% पैसे का नुकसान उठाना पड़ा। सोचिए, 100 रुपए के डूबे कर्ज में से सिर्फ 33 रुपए ही वापस मिले। इससे पता चलता है कि बैड लोन्स की समस्या कितनी गहरी थी। तो ये तो हुए अंदरूनी सुधार। इनके साथ साथ मेक इन इंडिया जैसी पहलों से दुनिया भर से पैसा खींचने पर भी जोर दिया गया। और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में एक जबरदस्त उछाल आया, जो 2021-22 में $83 बिलियन के पीक पर पहुंच गया। तो हमने बड़े रिफॉर्म्स देखे, बढ़ता हुआ रेवेन्यू देखा और विदेशी निवेश भी देखा। लेकिन ये सब हमें इस दौर के सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आता है, जिसे एनालिसिस में द ग्रेट इंडियन कॉन्ट्रडिक्शन कहा गया है। एक तरफ है जबरदस्त डिजिटल बूम, और दूसरी तरफ रोजगार पर उठते सवाल। और देखिए, डिजिटल बूम की कामयाबी पर तो कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ यूपीआई को ही ले लीजिए। पेपर में एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसने भारत में पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है, हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या ये सारी ग्रोथ, ये सारी तरक्की देश के करोड़ों नौजवानों के लिए अच्छी क्वालिटी जॉब्स बना पाई? अब सरकारी आंकड़ों को देखें तो कुछ पॉजिटिव साइन जरूर हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी काम करने वाले या काम ढूंढने वालों की संख्या बढ़ी है।
और खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव है। लेकिन इसके बावजूद जॉबलेस ग्रोथ की बातें बंद नहीं हुई हैं। पेपर इस तरफ भी ध्यान दिलाता है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जहां ना जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई खास फायदे, और साथ ही के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है, जिसका सीधा मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इस पूरे दशक की फाइनल बैलेंस शीट कैसी दिखती है? ये तो साफ है कि तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स है। ये जीडीपी चार्ट देखिए, ये एक तरह से पूरे दशक की कहानी एक ही तस्वीर में बता देता है। इसमें ग्रोथ का एम्बिशन भी है, तो नोटबंदी और कोविड जैसे बड़े झटके भी साफ दिखते हैं। ये एक तरफ इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी की कहानी है, तो दूसरी तरफ वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता की भी। और ये चार्ट ये बढ़ती असमानता की कहानी को और भी साफ कर देता है। रिसर्च का ये कहना कि देश के टॉप 1% लोगों के पास कुल दौलत का 40% से ज्यादा हिस्सा है, ये इस बहस को और भी गहरा कर देता है कि आखिर ग्रोथ का फायदा मिला किसे। ये टेबल एक तरह से पूरे पेपर के एनालिसिस का निचोड़ है। हर बड़ी पहल के दो पहलू रहे हैं। एक तरफ जीएसटी से एक यूनिफाइड मार्केट जैसी कामयाबी है, तो दूसरी तरफ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसी चुनौती। हर एसेट के सामने एक लायबिलिटी भी है। तो आखिर में ये रिसर्च पेपर इस नतीजे पर पहुंचता है कि मोदीनॉमिक्स असल में बड़े सुधारों और पॉपुलिस्ट प्रयोगों का एक एम्बिशियस मिक्स रहा है, और इसके नतीजे भी मिले जुले रहे हैं। कुछ एरिया में कामयाबी मिली तो कुछ में नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई। और ये पूरा विश्लेषण हमें इंडियन इकोनॉमी के भविष्य से जुड़े एक सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये महाशक्ति सबके लिए है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।